अगर x के बदले कोई x का लीनियर फंक्शन भी हो, ध्यान दो, अगर x के बदले कोई x का लीनियर फंक्शन भी हो तो डिफरेंशिएशन जो होता है ना x का वही होगा, बस अंतर क्या हुआ कि एक x का कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बस ट्रिक यही बोलता है। बाद बाकी करना कैसे है वो तो चेन रूल से ही करना है, वो प्रूफ कैसे, वो तो ट्रिक है ना, तो ट्रिक भी तो कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। वो ट्रिक आता कहाँ से, चेन रूल से। तो मैंने चेन रूल को करने पे जोर इसलिए डाला ना क्योंकि उस पर ट्रिक का कोई जरूरत नहीं पड़ता फिर। लेकिन ऐसा है कि ट्रिक अगर आता है तो बात खत्म। जैसे ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक पे हो जाएंगे, क्योंकि अंदर देखो टी का लीनियर फंक्शन है। मान लो अगर कल को फंक्शन होता साइन टी और तुमको टी के रिस्पेक्ट देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी मांग रहा है ना, एक्स नहीं मांग रहा है कि टी फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी टी अगर साइन टी का निकालो तो क्या होगा, कॉस टी। लेकिन यहाँ पे जो है एंगल वो टी का एक लीनियर फंक्शन है, तो होगा इसका भी आंसर कॉस टू पाई टी प्लस फाइव बाई सिक्स टी। लेकिन बस एक टी का कॉफिशिएंट आगे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये ट्रिक करता है। उसी तरह इसमें भी होगा, उसी तरह इसमें भी, उसी तरह इसमें भी, उसी तरह ये, उसी तरह ये। तो ये अंतिम का तीनों क्वेश्चन है, तीनों का तुम लोग ट्रिक पे आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी तुम लोग क्लास 10 में हो तो तुम लोग को ट्रिक का क्या जरूरत है, अभी तुम लोग सीखो, सीखने पे ध्यान दो। इसीलिए ट्रिक नहीं बताया अभी तक तुम लोगों को। ट्रिक किसको बताया जाता है, जो बच्चा 11th में है उसको। चलो फिर से डिस्कस कर लेंगे, करके आना। अब कुछ हाँ, नया चीज पढ़ा जाए। बेसिकली जो आज का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। व्हाट आई मीन बाय दिस अभी बताता हूँ। अभी तक हमने जितना भी डिफरेंशिएशन निकाला वो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना आसान होता है, क्यों ये बताता हूँ। जैसे मानो कि y इजिकल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। देखो ये भी एक मेरे पास फंक्शन था और ये भी मेरे पास एक फंक्शन है, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, बशर्ते बशर्ते कि वो तुम किसके रिस्पेक्ट में की हो डिफरेंशिएशन, जो वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है ना। तो अगर तुम दिए गए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो ना तो तुमको एक फंक्शन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, लेट अस सपोज ना, क्वेश्चन ये है फाइंड डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी मतलब क्या, टी के रिस्पेक्ट में करना, टी कोई और फंक्शन, हमको नहीं पता कौन सा फंक्शन, टी कोई और फंक्शन। तो यानी दिस इज नोन एज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्या लिख रखा है, टी साइन एक्स बाई डी टी, हमसे यही मांग रहा है, सोचो। मांग तो हमसे यही रहा है, डी वाई बाई डी टी क्या मांग रहा है, डी साइन एक्स बाई डी टी। चेन रूल लगाना पड़ेगा। अगर हम चेन रूल लगाए तो हम एक बार dx से यहाँ करते हैं और dx के ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड देते हैं, बात खत्म। ये कितना आ गया, cos x इंटू डी एक्स बाई डी। तो अब आंसर तुम्हारा ये होगा, ना कि सिर्फ cos x। दिस इज द आंसर। ये dx बाई dt हम लोग नहीं निकाल सकते, dx बाई dt निकाल सकते हैं कुछ और हो, लेकिन इन जनरल जो हमारा आंसर होगा ये इसी में छोड़ देंगे, यहीं तक आके छोड़ देंगे, क्योंकि dx बाई dt क्या पता क्या है नहीं। तो कभी भी किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मांगे ना तो तुमको ये dx बाई dt एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ेगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स और फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। डी वाई बाई डी टी क्या होगा सोचो, इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी टी। इसका मतलब चेन रूल लगा के देखते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। अब ये वैल्यू तो तुमको पता ही है, टू एक्स, और वो डी एक्स बाई डी टी को ऐसे ही रहने दो, कोई काम नहीं उसका, बात खत्म हो गया। दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी टी क्या है, टी यहाँ पे कोई और वेरिएबल है, यानी कि तुम्हारे पास जो दो तुमने यूज कर लिया ना वाई एक्स, इसके अलावा तुम्हारे पास एक और कोई वेरिएबल है टी, और तुमसे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग लिया, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते फिर हम लोग उसमें। ये नहीं कि डी वाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी भी टू एक्स ही होगा, नहीं। वो टू एक्स तब होगा जब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंशिएशन पे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कुछ और आएगा, दैट इज 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा। तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल मतलब कि कोई और वेरिएबल उसके अंदर दे रखा है तो वो निकालना है, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करो, समझ में आया ना यहाँ तक? किसी को डाउट तो पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार। चलो मानो y इज इक्वल टू ln u दिया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो ऊपर वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और x इज इक्वल टू साइन u दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन u दिया है, देन फाइंड dy बाई डी यू, सॉरी एक मिनट, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, निकालो, कोशिश करो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। आया? 1/u into du by d sin u। चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को लगेगा भैया यहाँ पे तो अदर वेरिएबल है नहीं, यहाँ तो वही मांग रहे, नहीं नहीं, यही बात है ना। यहाँ पे x सब अदर वेरिएबल है, क्योंकि y तुमको u के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना, और x साइन साइन x का भी छोड़ो, y तुमको यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो यहाँ पे x अदर वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। क्योंकि तुम क्या निकाल सकते हो, सोचो, तुमको अगर बोले कि dy बाई डी यू निकालो तो आराम से निकल जाएगा, 1/u हो जाएगा, सिंपल। बट यहाँ तुम्हें मांग क्या रहा है, dy बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे x तुम्हारे लिए अदर वेरिएबल हो गया। तो अगर हमसे dy बाई डी एक्स मांग रहा है तो हम चेन रूल लगाएंगे। जब भी सब पूछे हमेशा चेन रूल, सिंपल सा याद रखना, ये डी यू, यहाँ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो तुम लोग जानते हो, दैट इज 1/u, हम यहाँ से लिख देंगे 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहाँ पे ये चीज भी सही है, यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ तुमको x विथ रिस्पेक्ट टू u दे रखा है ना, तो तुम लोग डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हो। वो कैसे, सोचो, अगर तुम यहाँ पे दोनों तरफ dx बाई डी यू को निकालो तो dx बाई डी यू का वैल्यू क्या आएगा बताओ? cos u। cos u, ठीक है। तो ये तो उसका उल्टा है ना, सोचो, डी यू बाई डी एक्स dx बाई डी यू का उल्टा है, तो यानी इसको क्या हाँ लिख भाई। सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/u इंटू कॉस, इसका उल्टा है ना, इसलिए हम वन बाय कॉस यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको क्या आ गया, 1/u इंटू कॉस यू, बस यही, और कुछ नहीं। छोड़ा जा सकता था यहाँ तक तो आंसर, बट क्योंकि हमको एक्स दे रखा है ना साइन यू के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ भैया। वैसे इसको ऐसा भी करते हैं, एक ऐसे भी करते हैं कि तुम एक बार dx बाई डी यू निकाल लो, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, बस दोनों को डिवाइड दे दो, आ जाएगा उससे।
इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे देखो y इज इक्वल टू लॉग यू है, सॉरी लॉग यू, और x इज इक्वल टू साइन यू, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू निकालो, 1/u, dx बाई डी यू निकालो, cos u, दोनों को डिवाइड दे दो, तो डी यू से डी यू कट जाएगा, क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1/u cos u। समझ में आया? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लो t इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स दे दिया है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, x इज इक्वल टू ln z है ये z, तो यानी कि यहाँ तुम्हारे इसमें तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, कितने टर्म्स आ गए, टी एक्स और जेड तीनों आ गए, तो कहा क्या रहा है, फाइंड डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स, में ये तीनों प्राप्त करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज ऊपर से एक चीज गौर करो कि तुमने एक चीज गौर किया होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन को डिवाइड करके नीचे से काट भी सकते हैं, उसके बाद उल्टा भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को, जैसे कि डी यू बाई डी एक्स को ना हम चाहें तो 1/dx/du लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट डिग्री तक ही वैलिड है, फर्स्ट डिग्री मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक ही वैलिड है, सेकंड ऑर्डर में नहीं होगा ये वैलिड, वो बताऊंगा आगे चल के सेकंड ऑर्डर मतलब क्या। अभी तक ध्यान रखना कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, उल्टा कर रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, ये सब तभी तक वैलिड है जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि किसी फंक्शन का सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम एक ही फंक्शन को 3 बार 4 बार बहुत बार डिफरेंशिएट कर दो, उसमें फर्क नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हो तभी ये सब चीज वैलिड है, 2 बार में मत लगाना। अब एग्जाम्पल देखेंगे आगे चल के और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो इसको बनाओ तीनों। आया? हाँ भाई। तो अभी श्रेया हेल्प करेगी, श्रेया श्रेया बताओ पहला का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात बोलो। दिव्यांगी नहीं पता। नहीं पता, क्या क्या दिक्कत क्या हो रहा है तुमको, ये बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको। से तुमको डी टी बाई डी एक्स मतलब डी साइन क्यूब एक्स बाई डी एक्स, सिंपल।
और हमको पता है ना कि डी साइन क्यूब एक्स बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते, तो चेन रूल लगाओ, सिंपल डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा थ्री साइन, ये कितना हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो क्या बन गया थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल। देखो इस टर्म का डिफरेंस अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देता तो कर देते ना, लेकिन साइन क्यूब एक्स का दिया है, तो साइन क्यूब एक्स का करने से पहले साइन एक्स से पहले डिफाइंड करो उसको। सिंपल बताऊं, सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है इसमें, कि जब भी कुछ इस टाइप का हो ना, तो पहले साइन एक्स को एक्स मान लो, एक्स मान के एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जैसे होता है ना वो करो, तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा। देखो थ्री साइन स्क्वायर एक्स हुआ, उसके बाद फिर साइन एक्स का करो तो कॉस एक्स हो जाएगा, खत्म। तो डी टी बाई डी एक्स तो आ गया। फिर हमको निकालना है डी टी बाई डी जेड। ये किसी का निकला क्या, डी टी बाई डी जेड बच्चों, वैष्णवी? 3 sin square x into cos x into 1 by z। अच्छा तो चेक करते हैं। अब देखो डी टी तो एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, टी जो है हमारा वो एक्स के टर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, यानी डायरेक्ट तो हमको इसका कुछ निकलेगा नहीं वैल्यू, इसका मतलब घुमा फिरा के जाना पड़ेगा। तो पहले हम डी टी बाई डी जेड को लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। अब डी टी बाई डी जेड तुम लोग निकाल लिए वहां से, ये आ गया। अब डी एक्स बाई डी जेड यहाँ से वन बाई जेड आ जाएगा, डी एक्स बाई डी जेड यहाँ से वन बाई जेड आ जाएगा, तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगा जो इसने बनाया, वैष्णवी ने जो बताया ना वही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद डी जेड बाई डी एक्स, मेरे ख्याल से डी जेड बाई डी एक्स तो बहुत आसान है। जेड। जेड, बात खत्म। अगर डी एक्स बाई डी जेड वन बाई जेड है, यानी डी जेड बाई डी जेड एक्स उल्टा हो जाएगा, यानी कि जेड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। हम्म, करवाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है ना क्या होता है? आ, ऐसा है क्या कि जैसे एरिया, चलो अब देखो एक चीज बताता हूँ समझना, अब यहाँ से थोड़ा सा काम का चीज हो जाएगा। यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन इन जनरल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, थोड़ा सा कुछ और अच्छे से समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसे पूछ रहा है कि एरिया का कितना वैल्यू होगा रेडियस का अगर डी आर चेंज करेंगे, यानी कि फाइंड, पूछ क्या रहा है फाइंड डी ए बाई डी आर। अब इसका मतलब समझो क्या है, डी ए बाई डी आर मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब कि अगर आर को चेंज करें तो एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा सोचो, डी ए बाई डी आर कितना होगा। 2 pi r हाँ, आप लोगों को पता है टू पाई आर कहाँ पे पढ़े हैं, टू पाई आर क्या होता है? circumference होता है सर्कल का। ठीक है, तो डी ए को लिख सकते हैं क्या, डी ए को सोचो ये से लिख सकते हैं क्या, टू पाई आर डी आर ऐसे, यानी कि एक चीज तुमको पता चला कि डी आर मल्टीप्लाई भी हो सकता है इस तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डी ए बराबर ये है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ, देखो अब इसका थोड़ा सा फील लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मानो कि एक सर्कल है, ठीक है, और
ऐसे कर लेते हैं। मान लो कि एक और सर्कल बनाते हैं अपना लोग, ठीक है, ये इसी का कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। पहले मान लो कि ये जो अंदर का भी मैंने अभी जो मैंने ड्रॉ किया ना दरअसल, ये ऐसा होता है क्या, ठीक है, ये जो अभी मैंने सर्कल बनाया दरअसल, ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं है लेकिन हमारे साथ सिमेट्रिकल ही है। मुझे पूछता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कितना है। लेट सपोज ये बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा एरिया, हमसे पूछता है बताओ ये एरिया कितना है। मान लेते हैं इनिशियली रेडियस जो है सर्कल का वो आर है, स्मॉल आर। इनिशियल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब सोचो, ये वैसे तो ये थोड़ा सा मोटा बन गया है ये एरिया, बट मानो बहुत पतला एरिया है, बहुत पतला एरिया, तो उस एरिया को कितना लिखा सकता है। मान लो ये जो मोटाई है ना, ये नया जो रेडियस है, नया जो रेडियस, उस मोटाई का वैल्यू डी आर बोलते हैं इस समय के लिए। ये जो मोटाई है ना, इस मोटाई को डी आर बोल रहे हैं इस समय के, ठीक है। छोटा सा रेडियस में चेंज आया ना, इसलिए डी आर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि छोटा सा चेंज रेडियस का, इसलिए डी आर बोल रहे हैं। तुम खुद सोचो अप्रोक्सीमेटली इस एरिया को जिसको रंगे हैं इसको कितना लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस इंटू डी आर। क्या हम छोटा सा एरिया को लिख सकते हैं, टू पाई आर इंटू डी आर। सोचो, खुद से सोचो कैसे हम छोटे से एरिया को ये लिख सकते हैं। टू पाई आर क्या हो गया, दिस पार्ट इज सरकमफेरेंस एंड डी आर इज द विड्थ। यानी कि मैं छोटे से एरिया को लिख सकता हूँ, ये सोचो, टू पाई आर इंटू ये छोटा सा है, ये मोटा सा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, इतना जितना पतला यहाँ है ना, इतना पतला ही मानो। तो टू पाई आर इंटू डी आर, छोटा सा एरिया है, देखो आया ना, डी ए बराबर कितना आया, टू पाई आर इंटू डी आर। ये जो छोटा सा एरिया तुम्हें ये आ रहा है ना, ये दिस स्मॉल एरिया इज बेसिकली टू पाई आर इंटू डी आर। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा सा एरिया का चेंज नहीं है, ये नहीं कि आर से टू आर हो गया रेडियस, नहीं, आर से कहाँ गया, आर प्लस डी आर गया रेडियस, आर से रेडियस आर प्लस डी आर हो गया, यानी कि छोटा सा इंक्रीमेंट आया रेडियस में। तो जो एरिया में डिक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, वो इसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस इनटू डी आर। तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ ही काम आता है, अगर तुमको छोटा सा एरिया इंक्रीज दिखाता है तो तुम ऐसे दिखा सकते हो। समझ में आया। हाँ जी भाई। मतलब उसका एरिया में चेंज आ रहा है, टू पाई आर इंटू डी आर। हाँ, उस एरिया में चेंज है टू पाई इंटू डी आर। एरिया देखो फिर से मैं यहाँ मैथमेटिकली समझ लो, ज्योमेट्रिकली समझ गए, मैथमेटिकली सोचो, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर था, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, मुझे टू पाई आर आया, मैंने डी आर को उधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। डी ए दरअसल क्या है, ए स्मॉल चेंज इन एरिया, यही ना, स्मॉल चेंज इन एरिया, याद है मैंने लिखाया था। ये साइन कब यूज होता है, जब बहुत बड़ा चेंज एरिया का हो, और डी ए कब यूज करेंगे, जब छोटा सा चेंज हो। तो डी ए मतलब छोटा सा, तो डी ए छोटा सा चेंज क्या है, ये इसके बराबर, टू पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। जी अब तुमने इसे बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। टू पाई आर एच, ठीक है, तो ये होता है, तो बना भी लेते हैं, ठीक है। टू पाई आर ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सोचो, ये ऊपर का पार्ट से कितना पारा पार्ट, ये हाइट एच मान लेते हैं एक समय के लिए सिलेंडर का, और ये रेडियस आर मान लेते हैं। ओके, नाउ एक समय के लिए मैं एरिया को दिखाता हूँ टू पाई आर एस से। अब अगर मैं पूछूं कि डी ए बाय डी आर कितना होगा, तो बता, बताओ बताओ, सोचो सोचो क्या होगा। देखो क्या होगा, टू पाई एच। बताता हूँ। नहीं, टू पाई एच ठीक है, अधूरा ठीक है, कोई बात नहीं, टू पाई तो कांस्टेंट है, निकालो। अब बात यहाँ है ना कि रेडियस और हाइट दोनों ही वेरिएबल है, क्या है कि एक सिलेंडर का सरफेस एरिया उसके हाइट के कारण भी बढ़ सकता है, अगर उसका हाइट बढ़ाते हैं तो उसके कारण भी बढ़ सकता है, और अगर हम उसका
रेडियस बढ़ा दे उसके कारण भी हो सकता है। इसको प्रोडक्ट रूल से फिर करना पड़ेगा। dr बाई डी एच, आर का डिफ्रेंसिएशन तो एच आ जाएगा, अब फिर आर इंटू डी एच बाई डी आर, आर इंटू डी एच बाई डी आर। ये आर इंटू एच को ना मैंने प्रोडक्ट रूल से दरअसल किया, तो आर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर वन होता है, एच बना, और एच का डिफ्रेंसिएशन डी एच बाई डी आर होगा, तो इसलिए ये आया। अगर कह देना क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो कांस्टेंट है, तब डी एच बाई डी आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तब तुम्हारा आंसर सही होता है 2πh। तो वो 2πh कब सही होगा, जब हाइट पे कोई चेंज ना आता हो। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना किसी क्वेश्चन में, उन सबको ऑब्जर्व करना, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करके बताना अंतिम में क्या होगा। सिमिलरली अगर तुमसे कोई पूछे फाइंड, पहला ये पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया बताओ डी ए बाई डी एच कितना होगा, तो ये भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो जो ऊपर बना बस एच की जगह आर रख दो, और कुछ नहीं, बस यही हो गया। डी ए बाई डी एच यानी हाइट के साथ कितना चेंज आ रहा है। और तीसरा होगा कि डी ए बाई डी टी, यानी कि टाइम के साथ अगर मान लो पूछ रहा है, मान लो पूछ रहा है टाइम के साथ कितना चेंज होगा, डी ए बाई डी टी, ये कितना होगा 2πr डी एच बाई डी टी प्लस एच डी आर बाई डी टी, टाइम के साथ, क्योंकि डी एच बाई डी टी का फंक्शन हमको पता नहीं ना, तो हम वहीं छोड़ देंगे। प्रोडक्ट रूल से आसानी से कर दिए, टी के रिस्पेक्ट में करना था तो डी एच बाई डी टी छोड़ दिए, उधर डी आर बाई डी टी छोड़ दिए। समझ में आया? हाँ भाई। हाँ भैया। सबको समझ में, अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन अब एक बनाओ, फाइंड रेट। रेट जब भी बोले ना, रेट कभी भी अगर रेट बोले, समझो कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला जा रहा है। रेट कब यूज होता है, जब किसी भी फंक्शन का या किसी भी चीज का, से क्या बोलते हैं, स्पीड को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट जब भी, मतलब इन जनरल अगर कुछ ना बोले तो रेट अगर लिखा हो तो समझना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हो सकता है रेट किसी और के रिस्पेक्ट में पूछ ले। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है तो उसको ग्रेडियंट बोलेंगे ऑफ सिलेंडर, वो तो भी मैं बता दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो। rate of volume of cylinder if the radius is, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए अगर ना भी बने तो कोई बात नहीं, सीखते चलना है अभी इस इंस्टेंट पे। सिर्फ ये मत सोचना कि नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, ये हो रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं। सीखना है, क्योंकि अभी तरह क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी बोलते हैं, वो सीखने का समय है ना, इसलिए। निकालो, निकालना है तो आपको वैल्यू। एक मिनट एक और चीज रुक जाओ, देने दो, एक और चीज देना है। अब निकालो।
हुआ? बस एक सेकंड रुकिए। चलो देखा जाए क्या होगा। किसी का आया? पहले वॉल्यूम तो लिख ले। वॉल्यूम क्या होगा? फायर स्क्वायर। और तुमको दे रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड डीवी बाई डी टी। हमें निकालना क्या है? डीवी बाई डी टी। अब ये डीवी बाई डी 12 पाई होगा क्या? कितना? 12 पाई। 2h पाए। 12 अच्छा अच्छा 12। देखते हैं, देखते हैं क्या है। अब जो हमें ये पूछ रहा है तो पहले डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ क्या आएगा? पहले 2r h डी आर बाई डी टी प्लस आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ठीक है, अब सोचो आर का रेट ऑफ चेंज कितना दिया है? बोल रहा है कि रेडियस जो इंक्रीज हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब डी आर बाई डी टी 1 है। और हाइट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डी एच बाई डी टी -1 है। ये चीज ध्यान देने वाला है। अगर कोई चीज डिक्रीज होता है ना तो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। अगर कोई चीज इंक्रीज होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है। तो अगर क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो डी आर बाई डी टी को 1 लेंगे और इसको -1 लेंगे। रेडियस का वैल्यू 2 दे रखा है, हाइट का वैल्यू 4 रखा है, तो पुट कर दो तो कितना बनता है? 2 4 2 8 8 2 16 माइनस आर स्क्वायर 4। आर स्क्वायर करेंगे 4 और -1 मल्टीप्लाई -4 यानी कि 12 बाय मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आया सबको? कि मैं एक बार और बता दूं? हाँ भाई। एक बारी और बता दीजिए ना। चलो ठीक है। हाँ निकेत, चलो तुम इस बार हमको वॉलंटियर करो। चलो वॉल्यूम पर अच्छा सोचो। पहला क्वेश्चन लाइन करो। पहला लाइन समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज मांग रहा है वॉल्यूम का। ठीक है, अब वॉल्यूम तो पता है सिलेंडर का, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का टर्म हमको आ गया पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेट ऑफ चेंज मतलब कि डीवी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज मतलब जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मांग रहा है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया कि एक ऐसा ऐसा डिफरेंशिएशन जो अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, इसका मतलब हम इसको dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस तरफ भी होगा। अब बताओ ये दोनों के बीच में कौन सा रूल अप्लाई होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन के लिए? कोई प्रोडक्ट रूल नाम का कोई रूल बताए थे ना, याद है? दो हाँ फंक्शन भैया। अगर हाँ दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो तो एक फंक्शन तुम्हारा आर स्क्वायर है और एक फंक्शन एच है। दो अलग अलग फंक्शंस है ना, तो उनका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा। तो पहले मैंने आर स्क्वायर का किया, तो आर स्क्वायर का क्या आएगा? 2r इंटू डी आर बाई डी टी।
करना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो क्या होगा, 2r dr/dt, ठीक है। तो बस वही मुझे 2r इंटू dr/dt उतरा, h को वैसे रहने दिए, फिर h का डिफरेंशिएशन की आर स्क्वायर को वैसे रहने दिए, तो आर स्क्वायर इंटू dh/dt। क्वेश्चन के हिसाब से r का रेट ऑफ चेंज 1 है, क्योंकि r 1 से बढ़ रहा है पर सेकंड, और dh/dt -1 है, क्योंकि वो 1 सेकंड से घट रहा है, 1 मीटर पर सेकंड घट रहा है। r और h का वैल्यू दे ही रखा है, तो बस r को और h का वैल्यू पुट कर देंगे, dr/dt वैल्यू दे रखा है, dr/dt -1 दे रखा है, पुट कर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भैया आगे समझ। सब कुछ समझ में आया ना श्रेया, दिव्यांगी? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आया। चलो धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सही मायने में डिफरेंशिएशन, मेन डिफरेंशिएशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्रिकली क्या समझते हैं, उसका किसी ज्योमेट्रिकली हम उसका फायदा क्या उठा सकते हैं, फिजिक्स में उसका फायदा कहाँ कहाँ उठा सकते हैं। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, समझते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। वैसे मैक्सिमम मिनिमा नहीं, पहले स्लोप बताता हूँ क्या होता है स्लोप। स्लोप समझो पहले किसी लाइन का स्लोप, तुम लोग ने वो पढ़ा ना, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन पढ़ा होगा हाँ भैया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में। तो तुम लोग को बताया गया होगा कि m क्या है, स्लोप इस टाइप का कुछ बताया गया अभी तक? हाँ भैया। ठीक है, अब स्लोप देखते हैं क्या है। जैसे समझो कोई भी एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बना लिया जाए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, कोई भी अगर इस टाइप का मान लो लाइन है, कोई भी आर्बिट्री लाइन है, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है ना, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन नेगेटिव वाई है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाने वाला जो एंगल होगा, उस एंगल का टेन यानी कि टेन थीटा, उसी को उसका स्लोप बोलते हैं। इस लाइन का स्लोप मतलब कि ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, इट मीन्स कि ये जो थीटा एंगल है, दिस थीटा एंगल, ये एक तो एंगल ये भी है ना, सोचो एक एंगल ये भी है, ये एंगल नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रखा है, ये एंगल नहीं लेते, स्लोप निकालते समय नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो बना रहा है, उसका टेन, उसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ दैट लाइन। टेन थीटा इज इक्वल टू एम, तो टेन थीटा को ही उसका स्लोप बोलते हैं। इस लाइन का स्लोप टेन थीटा होगा, तो लिख लेते हैं। स्लोप क्या होता है, इट इज टेन ऑफ एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पॉजिटिव डायरेक्शन होना, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। विदाउट पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हुआ, और ध्यान रखो एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए, वाई एक्सिस से नहीं, ये ध्यान रखना, वो एंगल किसी होना चाहिए एक्स एक्सिस। अब एक चीज बताओ, अगर कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या ये एंगल का भी थीटा स्लोप कहलाएगा? ये लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको लाइन L1 बोलते हैं, तो क्या ये भी, इसका भी टेन स्लोप कहलाएगा? क्या लगता है? हाँ भैया स्लोप भैया। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है ना, तो ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों बराबर ही तो होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसलिए ध्यान रखना कि अगर कल को लाइन का एंगल ये
ये एंगल जरूरी नहीं है कि तुमको एक्स एक्सिस के साथ ही दे क्वेश्चन में, बोल दे कि कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसी लाइन के साथ कोई लाइन इतना एंगल बना रहा है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा। तो फिर वो एक्स एक्सिस के साथ क्या है खोजने नहीं चले जाएंगे, ये अपना दिमाग वहाँ यूज करेंगे कि अच्छा हाँ देखो वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बस इस चीज का यूज करके हम लोग टेन थीटा उसी एंगल का निकाल लेंगे क्योंकि उस पैरेलल लाइन के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने देख कर्टसी रखना अपने अंदर इस चीज का कि कर सके। ठीक है, अब क्या है कि अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, इफ थीटा इज एक्यूट स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है ना, एक्यूट एंगल का टेन थीटा पॉजिटिव, याद बताया था ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। इसका मतलब अगर एंगल एक्स एक्सिस के टुवार्ड झुका हुआ होगा ना, अगर अंदर की तरफ झुक रहा होगा, यानी इसको प्रणाम करने से मान लो अगर अंदर झुका हुआ होगा एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये थीटा एंगल एक्यूट होगा, तो हम बोलेंगे थीटा एक्यूट है स्लोप पॉजिटिव है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल का टेन थीटा क्या होता है निगेटिव। वो कैसे, जब दूर झुका होगा ना लाइन, यानी इस टाइप से, अगर लाइन दूर झुका होगा एक्स एक्सिस से, दूर की तरफ लेट रहा होगा एक्स एक्सिस पे, अगर आगे की तरफ लेट रहा होगा जैसे इस केस में आगे की तरफ झुका हुआ है तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, यानी सॉरी एक्यूट एंगल बनाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ गिर रहा है लाइन एक्स एक्सिस पे, तो एंगल कैसा बनेगा ऑब्ट्यूज, इस केस में स्लोप क्या होगा नेगेटिव। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, करने का मतलब अगर लाइन पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, लाइन यही ये भी यही लाइन है ये, अगर थीटा 0 होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस के, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस के, हाँ, अगर लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के तो यहाँ थीटा स्लोप थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और स्लोप हो जाएगा अनडिफाइंड, ये ध्यान रखना स्लोप इज अनडिफाइंड, क्योंकि पता है ना टेन 90 डिग्री डिफाइन नहीं होता, टेन 90 डिग्री डिफाइन नहीं होता है, पता है ना। हाँ हाँ भैया। भाई। हाँ इसीलिए स्लोप नाइन, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो फिर ये मान लेना कि उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये स्लोप के कुछ कुछ केसेस हैं। ठीक है, अब जैसे ध्यान दो ठीक है, अब स्लोप क्यों बता रहा हूँ ये समझो, क्या कारण है स्लोप का, अब ये समझने वाली बात है। ये जो dy/dx है ना, इसको अब समझते हैं थोड़ा सा, वैसे तो समझ ही रखें लेकिन फिर समझते हैं। अभी तक हमने इसका मतलब क्या समझा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या इसी को हमने एक और तरीका समझा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या तो हमने इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला। ज्योमेट्रिकली ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन अ फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन ग्राफ। कोई ग्राफ दिया हुआ है ना, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब दिखाता हूँ, जैसे मानो कि मेरे पास एक इस टाइप का ग्राफ है, समझना, एक इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, ये दिस इज अ ग्राफ, y एक्सिस x एक्सिस। अगर हमसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट क्या होगा, एक ऐसा लाइन जो ग्राफ को उस पॉइंट पे छूट के निकल जाए, टेंजेंट यही होता है ना। तुम लोगों ने सर्कल में पढ़ा होगा शायद, आई थिंक तुम लोगों ने सर्कल में वो पढ़ा होगा ना, टेंजेंट सिकेंट कॉर्ड वगैरह वगैरह। तो टेंजेंट कैसे डिफाइन करते हैं सर्कल में, कि एक ऐसा लाइन जो कि टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ग्राफ, तो टेंजेंट जो होता है ना वर्ड, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कल के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वो ग्राफ के लिए इन जनरल, किसी भी ग्राफ के लिए तुम किसी ऐसे लाइन को बोल सकते हो
जो उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो वही टेंजेंट होता है। तो अब मान लो कि एक पॉइंट है मेरे पास, लेट अस सपोज ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स कोमा एफ एक्स, एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, यानी जो ग्राफ है ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये पॉइंट क्या, एक्स कोमा एफ एक्स। तो तुमसे पूछता है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है। स्लोप मतलब ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ, उसका टेन थीटा, वो टेन थीटा बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के, उस ग्राफ को डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स, जिस पॉइंट पे है ना टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, बस उसी पॉइंट पे। तो ग्राफ जिस पॉइंट पे वो लाइन टच कर रहा है ना, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकाल लो, ठीक है। और वही हो जाएगा उसके स्लोप के टेंजेंट का स्लोप। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं पूछूंगा डाउट किसी से। जैसे एग्जांपल ले लो, साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का तुम लोगों ने ग्राफ अभी तक देखा नहीं होगा, ग्राफ देखा है क्या साइन एक्स का? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब है कि टेंजेंट बताना है, इसका टेंजेंट का स्लोप बताना है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे। तो मुझे क्या करना होगा, पाई बाई सिक्स मतलब सोचो, ये पहला जीरो होगा पाई पे, यहाँ से ये जीरो से पाई, फिर पाई से टू पाई भी। अभी ग्राफ पे मत जाना, ये मत सोचना कि भैया ग्राफ कहाँ से आ गया। भैया बस मोटो है कि तुम लोग को टेंजेंट समझाना क्या है। पाई बाई सिक्स ना कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट दिखाना है, तो टेंजेंट कुछ यूँ होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का मान लो। तो ये जो एंगल बना रहा है ना थीटा, ये जो थीटा बन रहा है, मुझे ये थीटा निकालना है। तो क्या करो कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पुट कर दो इसमें। तो पाई बाई सिक्स पुट करने पे कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू होता है। तो यानी ये जो तुम्हारा टेंजेंट है ना उस पॉइंट पे, उसका जो स्लोप है, स्लोप वो कितना है, रूट थ्री बाय टू। तो यानी इस ग्राफ के इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ये लाइन, यानी जिस पॉइंट पे उस ग्राफ के टेंजेंट है, उस ग्राफ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करके उसका वैल्यू पुट कर दो, वही तुमको उस टेंजेंट का स्लोप देगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, वो किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट का स्लोप देता है। बस ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इसी के लिए मैंने बताया था ना न्यूटन और लेबनिज के बारे में, तो लेबनिज ने इसी के थ्रू डिफरेंशिएशन खोजा। यानी उन्होंने, उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आया ना कि कैसे क्या है, तो उन्होंने टेंजेंट के थ्रू इसको सोच समझा कि ये क्या है। और न्यूटन ने रेट ऑफ चेंज के थ्रू समझा। तो मैंने देखो, जैसे यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन को दो तरीका से बोला ना, एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन अ ग्राफ। तो एक इस डी वाई बाई डी एक्स को समझने का तरीका है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को समझ सकते हैं थ्रू, और एक है कि हम उसको किसी का रेट ऑफ चेंज समझ सकते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चेंज हो रहा है, इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका आ गया एक ही चीज को समझने का। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत? भैया जो लास्ट में बताया वो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला? हाँ। अच्छा देखो, मुझे क्या है ना कि मुझे y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है ये, ठीक है, पहला बात। मुझे x इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे जो टेंजेंट बनेगा ना, जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप निकालना है। यानी ये जो है ना, ये टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है। अब इस टेंजेंट का ये जो थीटा बना रहा है ना, हमको टेन थीटा निकालना, बस टेन थीटा निकालना। तो टेन थीटा कितना होगा, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के टर्म में, ठीक है। ध्यान रखना, ये ठीक टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करने पे रेट निकलता है, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करने पे, एक्स के टर्म मतलब कहने का मतलब जो तुम्हारा फंक्शन है ना जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट ऐसे है, वेरिएबल है, जो वेरिएबल है एग्जैक्ट एक्चुअली में, उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करने पे स्लोप निकलेगा। किसी और के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। इसलिए अभी उतना मत सोचना, अभी सिंपल डिफरेंस सोचना। तो मैंने क्या किया कि साइन एक्स को जिस पॉइंट पे मुझसे टेंजेंट का स्लोप मांग रहा है ना, मैंने डिफरेंशिएट किया और एक्स की जगह वही पॉइंट रख दिया, बस। तो पाई बाई सिक्स पे मुझसे मांगा था टेंजेंट, मैंने एक्स पे पाई बाई सिक्स रख दिया और मुझे उसका स्लोप निकल के आया, ठीक है। अब ऐसे जैसे देखो, मान लो एक ग्राफ है इस टाइप का, इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट ऐसे बन रहा है,
इस पॉइंट पे। उसी तरह इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ यूं बना, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ यूं बना। मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये एंगल θ1 है, इस पॉइंट पे एंगल θ2 है, और इस पॉइंट पे एंगल θ3 है। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो होगा dy/dx, यानी कि tan θ1। यहाँ पे dy/dx का वैल्यू tan θ2 के बराबर होगा, और यहाँ पे dy/dx का वैल्यू tan θ3 के बराबर होगा। बस तुम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और उस पॉइंट पे उसको लिख देना है। ठीक है, तो यही ग्राफ है इसका, 3 3 4 4 जितना भी। अच्छा बताओ, एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट बन सकता है किसी ग्राफ को, पता है? एक एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। एक पॉइंट ग्राफ के किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट सिर्फ एक ही बन सकता है। अगर दो दो टेंजेंट हो जाएगा तब तो बात ये करोगे। कभी सोचना कि दो क्यों नहीं बन सकता। चलो दिव्यांगी, हमको वॉलंटियर करो तो इस क्वेश्चन में बोलो क्या करें, तुम ही बताओ। हमको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू x2 + 3, और हमको x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पे स्लोप मांग रहा है, तो बताओ क्या करें। बताओ बताओ, डरो मत, डरेगी तो फिर कहाँ से कुछ आएगा। बताओ, कुछ आएगा? ऐसे कुछ नहीं आएगा, इससे डरना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बच्चा डर जाता है ना इसलिए वो पीछे रह जाता है। शुरू से नहीं डरेगी ना, क्या फायदा होगा, तब किसी से फिर पीछे भी नहीं रहेगी, ये जान लो। इसलिए अगर अभी से डर गई तो मान लो बहुत आदमी से पहले पीछे चलेगी डर की तरह। सबसे पहला चीज क्या बोले थे स्लोप निकालने के लिए? y हमको दे ही रखा है x³ + 3, तो प्लस डिफ्रेंशिएट कर दो बस। dy/dx को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो क्या वैल्यू आया, 3x²। अब पहला स्लोप तुमको m1 कहाँ निकालना है, 1 पे, तो x की जगह 1 पुट कर दो, आ गया स्लोप 3। दूसरा कहाँ निकालना है, m2 निकालना है 4 पे, तो बस x की जगह 4 पुट कर दो, 4 3 48, आ गया स्लोप। लो, दिस इज द स्लोप। बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है और x का वो वैल्यू पुट कर देना है जहां जहां मांग रहा है। बात खत्म हो गया, समझ में आया? हाँ। अब देखो क्या है ना कि हमने अभी तक जैसे एक फंक्शन हमें दिया, हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया dy/dx। हम dy/dx का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं x के टर्म में, और उसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव। और उसको कैसे लिखते हैं, इसे d2y/d(x²), यानी कि dy/dx का भी डिफरेंशिएशन, और उसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव। तो y का डिफरेंशिएशन y डैश y प्राइम, और इसका डिफरेंशिएशन y डबल प्राइम। इसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसको y ट्रिपल प्राइम बोलेंगे, उसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है y 4 प्राइम बोलेंगे, लेकिन अभी हम लोग को उतना नहीं जाना। हम लोग का काम यही तक है, सिर्फ किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना। करने का तो हजारों बार कर सकते हैं, करने का इन्फिनाइट टाइम भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है किसी किसी फंक्शन को, सबको नहीं। तो लेकिन हमारा काम सिर्फ यहाँ तक। ये क्या बताता है, डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डबल डिफरेंशिएशन बताता है टेंजेंट का रेट ऑफ चेंज, स्लोप जो टेंजेंट बन रहा है ना उसके स्लोप का रेट ऑफ चेंज। डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप के टेंजेंट के स्लोप का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट के स्लोप का रेट ऑफ चेंज, यानी टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना रेट से चेंज हो रहा है। जैसे एक चीज देखो, पहले टेंजेंट ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। टेंजेंट भी तो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना, लाइन भी तो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। सोचो तो सोचो, लाइन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना। तो तुम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि थीटा जितना 90 के पास जाएगा ना, टेन थीटा उतना बड़ा होगा, टेन थीटा उतना ही बड़ा होगा। तो जैसे जैसे एक्यूट एंगल बढ़ेगा ना, तब जो एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ेगा,
आज इन्हीं तक करके छोड़ेंगे, एनालाइज बस कर लो इस चीज़ को, क्योंकि इसका यूज कल करेंगे मैक्सिमम मिनिमा निकालने में। इसको देखो एक बार। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लाइन ये है, L1 बोलता हूँ इसको, ठीक है। फिर मेरे पास एक लाइन ये है, L2 बोलता हूँ। फिर एक मेरे पास ये है, तो L3 बोलता हूँ। तो L3 नहीं, L4 बोलूंगा, रुक जाओ। एक और लाइन बनाओ, इसको L3 बोलो, तो L4 बोलो। ये जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं θ1, ये जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं θ2, ये जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं θ3, और वो जो बना रहा है ये तो 90 डिग्री बना रहा है, समान लो। तो स्लोप ऑफ L1 यानी कि ML1 इज लेस देन ML2 इज लेस देन ML3 इज लेस देन ML4। कहने का मतलब कि एक्यूट एंगल जितना छोटा होगा ना, जितना छोटा होगा, अभी ध्यान रखना, ये जो भी मैंने बोला एक्यूट एंगल के लिए बोला है। कल मैं ऑप्टिज एंगल पे ज्यादा अच्छा से समझाऊंगा, ऑप्टिज एंगल के लिए अलग केस होगा, क्योंकि ऑप्टिज एंगल में थीटा निगेटिव, सॉरी टेन थीटा निगेटिव हो जाता है, ऑप्टिज में मत सोचना। एक्यूट एंगल लगा रहा तो जैसे जैसे एंगल, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा, θ1 θ2 θ3 θ4, जैसे जैसे एंगल बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे स्लोप का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल, ये ध्यान रखना। तो अगर इस केस में अगर ऐसा कुछ है, पहले θ1 θ2, क्योंकि हम लोग को पता है tan 90 डिग्री जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखना। tan 90 डिग्री इन्फिनाइट होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो जैसे जैसे तुम 90 डिग्री के पास जाते जाओगे स्लोप बढ़ते जाएगा। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है ना, ऐसा कोई फंक्शन है जो इसका स्लोप लगातार 90 डिग्री के पास जा रहा है, समझ लो उसका d2y/dx² पॉजिटिव है। d2y/dx² का पॉजिटिव होना ये दिखाता है कि स्लोप लगातार बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। यानी अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है तो उसका d2y/dx² पॉजिटिव होगा। जैसे सोचो एक ग्राफ बनाते हैं, दो ग्राफ बनाते हैं और दोनों को एनालाइज करते हैं। केमिस्ट्री क्लास दोनों का कैंसिल हो गया, अभी अभी था ना केमिस्ट्री क्लास। शायद 6:50 पे था, टाइम याद नहीं है। कैंसिल हो गया तो आपका। चलो एक ग्राफ ये देखो और एक ग्राफ ये देखो, नहीं ये नहीं देखो, ये नहीं देखो। ये देखो दो ग्राफ है, ठीक है। दो ग्राफ नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं, ठीक है। हम्म, हम्म, समझो। ये देखो दो ग्राफ है, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ में तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये चांद ऊपर की तरफ है, चांद की तरफ लग रहा है ना, और चांद ऐसा नहीं लग रहा कटोरा ऊपर की तरफ है, हाँ भैया। और इसमें लग रहा है ना कि चांद नीचे की तरफ है। तो अभी ये चांद का इस d2y/dx² से क्या लेना देना ये बताता हूँ। इस चांद का इस d2y/dx² से क्या लेना देना ये बताता हूँ। अभी देखो सारे बच्चे चले क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता मुझे, सुनते नहीं रहे। 10 मिनट बचता है क्लास खत्म होने में, बच्चे सारे तब जाते हैं। देखो अब इस चांद का ऊपर नीचे होने से क्या मतलब है ना, d2y/dx² वो समझते। देखो यहाँ पे स्लोप बनाओ, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, फिर और बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ। पता चल रहा है क्या कुछ हो रहा है? ये सोचो जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो एक्यूट एंगल बड़ा होते जा रहा है। पहले ये था θ1, ये था θ2, ये था θ3, ये था θ4। धीरे 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 एंगल्स बड़े हो रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। तो इसका मतलब तुम बताओ कि d2y/dx² क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो अगर कहीं भी फंक्शन में d2y/dx² पॉजिटिव होगा ना, तो उस पर ग्राफ ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी ऊपर की तरफ मुड़ा होगा, कटोरा ऊपर की तरफ होगा, ये ध्यान रखना। अगर d2y/dx² पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ग्राफ किधर होगा, ऊपर की तरफ मुड़ा होगा।
अब इसके तरफ सोचते हैं, इसमें सोचते हैं थोड़ा सा। पहले कुछ यूं था स्लोप, फिर कुछ स्लोप यूं हुआ, फिर स्लोप कुछ यूं हुआ, फिर स्लोप कुछ यूं हुआ, फिर स्लोप कुछ यूं हुआ। तो बताओ एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज। यानी इसका d2/dx² क्या होगा? स्मॉलर देन 0। लेस देन 0, क्योंकि इसमें लगातार स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है ना, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी स्लोप घटेगा ना, यानी कि d2/dx² नीचे होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ एंड करेगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। अब अभी हम लोग सोचेंगे, कल हम इस पे और थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे, तब जाके मैक्सिमम मिनिमा का बात करेंगे। और फिर परसों से होगा, मतलब कल से होगा, तो मतलब सैटरडे से हो सकता है, तो इंटीग्रेशन शुरू कर दूँ। खुद भी सोचना, खुद बना के खुद सोचना कि भैया क्या बोलना चाहिए, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगा, इसमें मजा आएगा। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो ठीक है, तब आज यहीं रहने देते हैं। आप लीव कर दो, ग्रुप को करना हो तो।